Hello everybody, a very beautiful good morning. Let me quickly check if we are perfectly live. 1 मिनट रुक जाएंगे बच्चे, बारी चेक कर देंगे क्या मैं लाइव हूं. वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सेशन. आ जाओगे? 1 मिनट मैं चेक कर लूं. हाँ जी, यस. सो वी आर लाइव. All right, everyone. A very beautiful good morning. Welcome everybody. Welcome to the session. सभी बच्चे, आज की क्लास में सभी बच्चों का तहे दिल से स्वागत है. कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ठीक है. आई होप मजे में आप लोगों की पढ़ाई चल रही है. मजे में हम अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल राइट, तो बहुत सारे बच्चे अभी मेरे साथ जुड़े हुए हैं एंड मैं सभी बच्चों को बताना चाहती हूँ, ये जो सेशन है आज के क्लास में बहुत सारे नए बच्चों ने भी, हो सकता है कुछ नए बच्चों ने हमें ज्वाइन किया हो, क्योंकि आज से हमारा जो है नया बैच स्टार्ट हो रहा है. तो बहुत सारे नए बच्चों ने मुझे ज्वाइन किया है और बहुत सारे हमारे एग्जिस्टिंग बैच के बच्चे भी हैं, राइट. और आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कुछ लोगों की लॉ का सफर आज स्टार्ट हुआ होगा, कुछ लोगों का लॉ का सफर ऑलरेडी मेरे साथ जो है वो स्टार्ट हो गया है. गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग बेरा जी, गुड मॉर्निंग. रोज अपनी क्लास का जो टाइम होता है वो 9:30 ही होता है. सबसे पहले रोज क्लास का टाइम अपना 9:30 AM ही है. तो एवरीबडी, आप लोग मुझे 9:30 AM रोज ज्वाइन करेंगे. अब मैं आपको कुछ बताऊं, क्योंकि आज हो सकता है कुछ बच्चों की पहली क्लास हो, क्योंकि ये जो हमारा बैच अभी स्टार्ट हुआ है, जो आज हमारी जो क्लास स्टार्ट हो रही है, वो उन बच्चों के लिए भी हो रही है जो अपने एग्जाम्स जनवरी में देना चाहते हैं. और ऐसे बच्चे भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो एग्जाम अपने एग्जिस्टिंग आने वाले जो हमारा अटेम्प्ट है जून सितंबर का जो हमारा आगे अटेम्प्ट होगा, उसमें भी कुछ बच्चे देना चाह रहे होंगे. बट वट एवर इट इज, आप सभी बच्चे एक चीज के लिए निश्चिंत हो जाओ. हो सकता है आप पहली बार लॉ की पढ़ाई कर रहे हो मेरे साथ, लेकिन मैं आप लोगों को एक चीज का आश्वासन देती हूं कि आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िए, क्योंकि लॉ एक बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है. कानून हम पढ़ रहे हैं, ऐसी चीज को पढ़ रहे हैं जो लॉ मेकर्स ने बनाई है, और आप इंडिया के कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथ. तो आपके कोई भी डाउट्स आते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम. आप क्लास में उससे पूछें और वो बिल्कुल अच्छी तरह से क्या होंगे, एड्रेस होंगे. चलिए जी, मैम आपकी बुक का बहुत मोटिवेट कर रहा है. थैंक यू सो मच पार्थ. इसीलिए तो लिखा था कि आप लोग को मोटिवेट करे. मैम बैकलॉग कैसे कवर करें? आई हैव ज्वाइंड फ्रॉम टुडे ओनली. आगम बेटा, बैकलॉग आप कैसे कवर करोगे? तो आप ना रोज एक टाइम टेबल बना लो कि रोज आपको 1 घंटा लेक्चर देखना है लॉ का. मतलब आप मेरे साथ तो अभी कर ही रहे हो. आगम आपका अटेम्प्ट हो सकता है बेटा जनवरी में हो, तो आप अभी से मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर रहे हो, तो जितना आपका हो गया वेल एंड गुड. उसके बाद आप जो है आगे के जब हमारा जब पूरा बैच खत्म हो जाएगा, उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लासेस जो एक्ट आपके छूट गए हैं वो आप कर सकते हो. ठीक है, हमारी क्लास में हमने क्या क्या कर लिया है मैं आप सभी को बताती हूं. बेटा अभी तक हमने पार्टनरशिप एक्ट को कंप्लीट कर लिया है, और उसके बाद हमने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के यूनिट 1, यूनिट 2 एंड यूनिट 3 को हाफ कर लिया है. तो इतना अभी तक हमारा सिलेबस हो गया है. तो जो बच्चे आज से ज्वाइन कर रहे हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये एक्ट्स आप बाद में कंप्लीट कर सकते हैं. अभी से आप मेरे साथ लाइव क्लास ज्वाइन करें. अभी हम पूरा का पूरा फ्रेश इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट स्टार्ट करेंगे. हैवी वेटेज एक्ट है, बहुत बढ़िया एक्ट है और बहुत ही प्यारा एक्ट है, और कंप्लीट लॉजिक के ऊपर बेस्ड एक्ट है जो हम आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे. दैट इज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आप मेरे साथ आज से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की तैयारी चालू कर सकते हैं, और बाद में जो आपका छूट गया दैट इज पार्टनरशिप एक्ट होगा, वो आप बाद में कवर कर सकते हैं. या साइमल्टेनियसली भी अगर कोई बच्चा रोज 1 घंटा लगा के एक्स्ट्रा देखना चाहता है तो देख सकता है. बट आई सजेस्ट आप बाद में भी कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. अभी बहुत सारे एक्ट्स हमारे बाकी हैं, तो आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मेरे साथ स्टार्ट करो. उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट. उसके बाद हम पढ़ेंगे आपका LLP एक्ट, और उसके बाद हम सोगा को भी रिवाइज करेंगे. सोगा को भी जो हमारा यूनिट है कंप्लीट करेंगे. तो आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है. अगर आपके एग्जाम सितंबर में भी है बेटा, तो भी आपके पास बहुत समय है. आराम से
आप मेरे साथ अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एलएलपी करो, उसके बाद में आप पार्टनरशिप एक्ट और सोगा का जो बचा हुआ पार्ट है उसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। इसका पीडीएफ कहां मिलेगा मैम? बुक्स तो नहीं है अभी। अच्छा, जिसके पास भी अभी तक बुक्स नहीं मिली है, मैं आप लोगों को इस आज मतलब यूनिट, अभी हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट 1 कर रहे हैं बेटा जी। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, चलो मैं आपको दिखाती हूं, एक बार इंडेक्स पे लेके जाती हूं आप सबको। सभी बच्चे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। मैडम, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम कितने यूनिट्स करने वाले हैं? बेटा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कुल मिला के आपके पास यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, यूनिट 6, यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 9। 4 यूनिट्स है हमारे इंडियन, 9 यूनिट्स है हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। तो अभी तो हम बेसिक पहली वाली यूनिट स्टार्ट करेंगे, दैट इज दिस नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स को हम स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट का पीडीएफ मैं आप लोगों का आपके साथ शेयर कर दूंगी, तो डोंट यू वरी चाइल्ड, इस यूनिट का पीडीएफ आपके साथ शेयर हो जाएगा। जैसे ये लेक्चर ओवर होगा ना, कमेंट सेक्शन में मैं आपके लिए एक लिंक अटैच कर दूंगी जहां से आप इस पीडीएफ को ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि हो सकता है बहुत सारे बच्चे हो जिनके पास अभी बुक नहीं है, तो जिन बच्चों के साथ पास बुक अभी नहीं है, कोई डरने की बात नहीं है, मैं इस यूनिट को लिंक में डाल दूंगी और लिंक आपका कमेंट सेक्शन में अटैच कर दूंगी, जिससे आप पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। और जब तक आपको बुक नहीं मिलती, आप वहां से अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। चलिए, ओके बच्चों, तो चलिए आप मुझे बता दीजिए, क्या आप लोग रेडी हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की शुरुआत करने के लिए? चाहे एग्जाम सितंबर में हो, चाहे जनवरी में हो, बढ़िया से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट थॉरली करेंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हुए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करेंगे। मैं आप लोगों को एक बुक दूंगी, मेरी मेन बुक, उसके साथ आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की बुक मिलेगी, जिसमें भर भर के क्वेश्चंस है, आरटीपीज के, एमटीपीज के, पास्ट पेपर्स के। तो उन सबको सॉल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके मैम। नोट्स आपके साथ बनाने हैं? नहीं बेटा, मेरे साथ नहीं बनाने हैं, हर एक्ट खत्म होने के बाद मैं नोट्स बनवाती हूं अलग से। तो अभी आपको मेरे साथ कुछ नहीं लिखना है, आपको सिर्फ मुझे प्यार से सुनना है। और जब हमारा एक एक यूनिट खत्म होता जाएगा, हम उसके एक एक सेशन लेके हैंड रिटन नोट्स बनाते जाएंगे, लेकिन साथ साथ में नहीं। जैसे मान लो जब हम एक यूनिट 1 खत्म करेंगे, कुछ दिनों में जब हमारी यूनिट 1 खत्म होगी, तो उसके बाद हम यूनिट 1 को लिखेंगे। ठीक है, ओके। चलिए जी, रेडी है बच्चों? ओके मैडम, हाँ जी रेडी हैं। चलो जी, आइए नए एक्ट की शुरुआत करते हुए। ये एक्ट बहुत ही हैवी वेटेज एक्ट है बेटा, ये एक्ट आपका बहुत ही हैवी वेटेज एक्ट है और बहुत ही प्यारा एक्ट है। इसमें से अराउंड आप मान लो आपका आधा क्वेश्चन पेपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही आता है। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, बहुत ही हाई वेटेज का एक्ट है। चाहे आपकी एग्जाम अभी सितंबर में है, जनवरी में है, हम इस एक्ट को इतने प्यार से पढ़ेंगे कि इस एक्ट में से कोई भी सवाल आ जाए, आपको वो समझ में आएगा, आप उसे अटेम्प्ट कर पाओगे। इतने अच्छे से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे। चलिए जी, पहला दिन है, शुरुआत करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की। तो ये बेटा यूनिट है जिसमें हम जितनी ये सारी चीजें हम इस यूनिट में पढ़ेंगे, एक एक करके लेकिन। ठीक है, चलिए। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको पता है, आप अपने रोजमर्रा के जीवन में कितने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो। मैम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो ये बता दो। एक बात बताओ, तुम बस स्टैंड पे खड़े हो, तुम्हारे सामने बस आई और तुम बस में चढ़ गए, तुमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। तुमने अल्टीमेट सीए पर आकर मेरी बुक्स खरीदी, तो तुमने मेरे साथ क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। तुमने आकर एमवी सर के क्लासेस खरीदे, तुमने क्या किया? कॉन्ट्रैक्ट किया। तुमने आकर तेजस सर के अकाउंट्स की क्लास खरीदी, तुम क्या कर रहे हो? अल्टीमेट सीए के साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर रहे हो। रोजमर्रा के जीवन में आप इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। लेट्स से तुम मेट्रो ट्रेन में चढ़े, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। तुमने ट्रेन की टिकट ली, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया। तो तुम रोजमर्रा के जीवन में जाने अनजाने में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो। तुम लेट्स से कोई स्टेशनरी की दुकान पे जाके तुमने पेन पेंसिल खरीदा, तुमने क्या एंटर किया? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एंटर किया। तो बेसिकली तुम अपने रोजमर्रा के जीवन में इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हो। तो हमारे देश में कॉन्ट्रैक्ट्स को गवर्न करने के लिए जो कानून बनाया है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। मैडम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? मैडम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कब आया? तो बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872 के अंदर। क्या बात कर रहे हो? यस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। मैडम इतना पुराना है? हाँ बेटा, जब हमारे देश पे ब्रिटिशर्स राज किया करते थे, जब ब्रिटिश इंडिया था,
अब तो हम आजाद हो गए, पर जब हम ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में थे, जब ब्रिटिश इंडिया था, तो ब्रिटिश इंडिया मतलब ब्रिटिशर्स इस एक्ट को हमारे देश में लेकर आए। ब्रिटिशर्स जो है, ब्रिटिश इंडिया में जब जब ब्रिटिशर्स गवर्न करते थे, तो ब्रिटिशर्स इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमारे देश में लेकर आए। तो बेटा उस समय पे क्या होता था, ब्रिटिशर्स जिस भी कंट्री को कंट्रोल करते थे, जिस भी कंट्री को गवर्न करते थे ना, उस कंट्री में अपने लॉज लगा देते थे। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हमारे देश में फॉलो हो रहा है, क्या वो कॉन्ट्रैक्ट वैसा ही कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इंग्लैंड में भी फॉलो हो रहा है क्या? आंसर इज यस। तो ब्रिटिश इंडिया इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को हमारे देश में लेकर आया कब? 1872 के अंदर। तो मैडम ये बना कब था? बेटा इट वाज फॉर्म्ड ऑन 25th of April 1872। ये एक्ट बना 25th April 1872 को और हमारे देश में लागू हो गया 1 सितंबर 1872 को। मतलब 1 सितंबर 1872 से इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारे देश में लागू हो गया। मतलब हमारे देश में कहीं पे कोई भी क्या भी आदमी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगा तो उस पर कौन सा एक्ट लग जाएगा? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लग जाएगा। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक ऐसा एक्ट है जो डिफाइन करता है, अमेंड करता है लॉज रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। मतलब जो भी कानून कॉन्ट्रैक्ट को लेकर है वो किसमें है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। आप अपने रोजमर्रा के जीवन में या कभी भी किसी भी तरीके का कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे तो आप पे कौन सा एक्ट लागू होगा? बेटा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लागू हो जाएगा और ये पूरे के पूरे भारत पे लगता है। इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। मतलब कहीं पे भी इंडिया के किसी भी कोने में अगर आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करते हो तो पूरे के पूरे देश पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगता है। ठीक है? ओके एवरीबडी, ओके। मैम ये लेक्चर ऐप पे अपलोड होगा? हाँ जी प्रगति बेटा होगा। चलो आ जाओ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना बेटा, ये 2 पार्ट के अंदर डिवाइडेड है। मैडम एक है पहला पार्ट, एक है सेकंड पार्ट। पहले पार्ट में सेक्शन 1 से लेके 75 सेक्शन है, जिसमें आप बेसिक जनरल प्रिंसिपल्स पढ़ोगे कि क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, कहां कहां कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई होता है। तो ये तो बेसिक चीजें फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड पार्ट में 124 से लेके 238, सेकंड पार्ट में आप अलग अलग स्पेशल टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे जो आपके सिलेबस में है, पहले नहीं थे, अब नए सिलेबस में आ गए। जैसे आइडेंटिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, ये सब स्पेशल काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है जो आपके सिलेबस में एप्लीकेबल है, जो सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट फर्स्ट सेक्शन 1 से लेके 75 जिसमें जनरल चीजें पढ़ोगे कॉन्ट्रैक्ट को लेके, एंड सेक्शन 124 टू 238 जिसमें आप अलग अलग टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स पढ़ेंगे, एजेंसी का, बेलमेंट का। आपने सुना होगा आइडेंटिटी गारंटी, बेलमेंट, प्लेज आपके सिलेबस में है। तो ये सारी चीजें धीरे धीरे करते हुए हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ेंगे, और जब हम पढ़ेंगे तो आप एकदम एकदम मजेदार तरीके से पढ़ेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप मेरे साथ आएंगे और पढ़ेंगे व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। मैडम ठीक है मैडम, आप बार बार कह रही हो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हमें ये तो बताओ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। तो अभी चलो स्टार्ट करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को। अब एक्चुअली हम स्टार्ट करेंगे और व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है चलो। रिकॉर्डेड वाला डाउनलोड करने में इशू आ रहे हैं, प्लीज हेल्प मी मैम। डेविल करण बेटा आप मुझे अलग से मैसेज कर देंगे, मैं आपका मैसेज टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी ताकि आपका इशू रिजॉल्व हो जाए। तो आप मुझे अलग से मैसेज कर दीजिएगा टेलीग्राम पे या वेयरएवर। ओके चलो। ओके मैडम व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट। बेटा अब आपकी शुरुआत होती है पहली कहानी। ठीक है स्टार्ट हो जाते हैं। मैडम व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट। बेटा देखो कॉन्ट्रैक्ट एक तरीके से एक अग्रीमेंट है विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट में बेटा 2 चीजें होती है। क्या? एक तो अग्रीमेंट, और किस तरीके का अग्रीमेंट? ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। अब धीरे धीरे हम लोग एक एक करके इस बात को समझेंगे। मैडम कॉन्ट्रैक्ट मतलब पहली चीज अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में 2 एसेंशियल चीजें हो गई, एक तो हो गया आपका अग्रीमेंट और दूसरा हो गया ऐसा अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। मैडम ये 2 चीजों को हमें ध्यान से अच्छे से समझाइए। तो बेटा जी एकदम कंसंट्रेशन से आप सुनेंगे। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक अग्रीमेंट। मैडम अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? देखो अग्रीमेंट मतलब
एवरी प्रॉमिस सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब देखो, मैं तुम्हारे पास आई, मैंने तुम्हें बोला कि ये लो, ये पेन ले लो, ये पेन ले लो, एप्पल का पेन है, ये तुम ले लो, बदले में मुझे 20,000 रुपए दे दो। तो मुझे एक बात बताओ, तुमको क्या मिल रहा है? तुम्हारे लिए तुमको क्या मिल रहा है? तुमको पेन मिल रहा है, और मेरे को क्या मिल रहा है? मेरे को 20,000 रुपए मिल रहे हैं। तो मतलब हमने एक दूसरे से प्रॉमिस किया, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हें पेन दूंगी, और तुमने मुझे प्रॉमिस किया कि तुम मुझे 20,000 रुपए दोगे। तो कहता है अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, एक प्रॉमिस या बहुत सारी प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसीडरेशन फॉर ईच अदर। आपके लिए कंसीडरेशन क्या है? आपके लिए कंसीडरेशन है कि आपको पेन मिल रहा है, और मेरे लिए कंसीडरेशन है कि मुझे रुपए मिल रहे हैं। कंसीडरेशन मतलब क्या होता है बेटा? कंसीडरेशन वर्ड का मतलब क्या होता है? जब हम एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं तो दोनों का कोई तो फायदा होना चाहिए, करेक्ट? दोनों के लिए कोई ना कोई कंसीडरेशन होना चाहिए, दोनों को कोई ना कोई फायदा मिलना चाहिए। जैसे जब मैं आपको पेन बेचती हूं तो आपका फायदा क्या कि आपको पेन मिल रहा है, और मेरा फायदा क्या, मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है कि मुझे रुपए मिल रहे हैं। तो अग्रीमेंट मतलब क्या होता है बेटा? आप और मैं जब एक दूसरे को कोई चीज प्रॉमिस करते हैं, तो देखो प्रॉमिस को भी यहां पे डिफाइन किया गया है। पहले आओ प्रॉमिस पढ़ो। फॉलोइंग पॉइंट्स एमर्ज फ्रॉम द अबव डेफिनेशन। सारे बच्चे पहले डेफिनेशन हमने नहीं पढ़ी है, पहले आप नीचे पढ़ो। देखो, when the person to whom the proposal is made, मतलब मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया क्या कि यार तुम मेरा पेन खरीदोगे, मैं तुमको डिस्काउंट में बेच रही हूं, 20,000 रुपए में बेच रही हूं, तुम क्या मेरा पेन खरीदोगे? तो मैंने किसको दिया? प्रपोजल तुमको दिया। कहता है when the person to whom the proposal is made, जिस आदमी को आपने प्रपोजल दिया है, किसको दिया है बेटा? मैंने तुमको प्रपोजल दिया है। तुम अपनी असेंट दे दो, मतलब तुम अपनी सहमति दे दो इस प्रपोजल पे। तुम ये कह दो कि हाँ मैडम मैं तो पेन लूंगा। तो मुझे बताओ मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया क्या? प्रपोजल बिकम्स एक्सेप्टेड, यस। तो ये जो प्रपोजल होगा वो क्या बन गया? प्रॉमिस। मतलब मैडम प्रॉमिस मतलब क्या होता है? एक आदमी दूसरे आदमी को प्रपोजल देता है, जिस आदमी को प्रपोजल दिया वो आदमी अगर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस बन जाती है। ठीक है, तो कहता है देखो प्रॉमिस मतलब व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made, जिस आदमी को मैंने प्रपोजल दिया, तुमको प्रपोजल दिया, तुम अपना असेंट दे दो, तुम अपनी सहमति दे दो, तो फिर क्या हो जाएगा? प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाएगा। अब देखो ज्यादा तो मैं तुम्हें क्या ही बताऊं प्रपोजल के बारे में, हैं? तुम करते हो क्या इधर उधर प्रपोजल? करना मत, अभी पढ़ाई करने का टाइम है, प्रपोजल देना मत, ठीक है? और रिजेक्ट हो जाओगे तो फिर बुरा और लग जाएगा, है ना? तो देखो, अब देखो कहता है एक आदमी दूसरे आदमी को जब प्रपोजल देता है और दूसरा आदमी उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो क्या बन जाती है? प्रॉमिस। जैसे मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया कि ये लो मेरा पेन ले लो, और तुमने इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया, तो अब आपस में हम दोनों ने एक दूसरे को क्या दे दी? कहता है प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए तो क्या बन जाता है बेटा? प्रॉमिस बन जाती है। तो अग्रीमेंट एक तरीके से क्या है? प्रॉमिस है। देखो मेरे को एक बात बताना, हाँ या ना में एक बात बताना बेटा। मैंने तुमको बोला कि यार ये मेरी बोतल ले लो, बढ़िया बोतल है, इसमें पानी गरम वरम रहता है, बढ़िया एकदम चकाचक बोतल है, देखो कितना सुंदर डिजाइन का बोतल है। मैंने तुम्हें बोला ये बोतल ले लो 20,000 रुपए की, ठीक है? मैं 20,000 तो ज्यादा हो गया, चल 2,000 ले ले। मैंने कहा मैडम मैंने तुमको बोला बेटा ये बोतल ले ले, 2,000 रुपए में दे रही हूँ। तुम कह रहे हो मेरे को नहीं चाहिए मैडम, 2,000 रुपए की कौन बोतल खरीदेगा, मेरे को नहीं चाहिए मैडम। तो मुझे बताओ प्रॉमिस बनी क्या? सारे बच्चे बताओ प्रॉमिस बनी कि नहीं बनी? मुझे बताओ प्रॉमिस बना? हम लोग एक दूसरे में कोई एग्रीमेंट हुआ? मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया, ये बेटा ये ले बोतल ले ले 2,000 रुपए की। तूने बोला मैडम कौन लेगा यार, मैडम पागल हो क्या, 2,000 रुपए की बोतल कौन लेगा, हम नहीं लेंगे। मुझे बता कोई प्रॉमिस बनी? नहीं। प्रॉमिस मतलब जब मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया और तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया तो प्रॉमिस बनती है, ऐसे तो कोई प्रॉमिस नहीं हुई, राइट? तो अग्रीमेंट मतलब क्या होता है बेटा? प्रॉमिस या बहुत सारी प्रोमिसेस जिसमें एक दूसरे के लिए हमारा कंसीडरेशन है। मेरे को पैसा मिलेगा, तुमको बोतल मिलेगी, या तुमको पेन मिलेगा, मुझे पैसे मिलेंगे। तो एक दूसरे के लिए कोई ना कोई फायदा है, ठीक है? इसलिए हम अग्रीमेंट में एंटर करते हैं। तो मुझे एक बात बताइएगा एवरीबॉडी, अब आप मुझे एक बात बताओ मैडम अग्रीमेंट वर्ड का मतलब देखो, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट। तो अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? प्रॉमिस। एक आदमी दूसरे आदमी को प्रपोजल दे और वो आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर ले तो क्या बन जाएगा? अग्रीमेंट बन जाएगा। मतलब अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस। तो प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस। जून वालों के लिए कब आएगी राइटिंग? बेटा ऑलरेडी राइटिंग चल रही है। नेम कहाँ हो, किस दुनिया में हो, है नेम?
वेरी बैड बेटा, क्या कर रहे हो तुम? ऑलरेडी तुम्हारी टेस्ट सीरीज भी चल रही है, आई डोंट नो तुम कर रहे हो कि नहीं, वो भी फ्री टेस्ट सीरीज। चलो, ऑफर प्लस प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब एक आदमी ऑफर देगा, दैट इज प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी उसे एक्सेप्ट कर लेगा, तो क्या बन जाएगी? प्रॉमिस बन जाएगी। और प्रॉमिस मतलब अग्रीमेंट आ जाना। ठीक है, ओके ओके ओके, यहां तक सबको समझा गया बेटा? मेरे को एक बात बताओ, एवरीबडी एवरीबडी, यहां तक किसी को भी कोई डाउट आया? चलो मुझे बताओ। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, तुम गए किसी के पास और सामने वाले ने बोला ये जमीन है, बहुत ही अच्छी जमीन है, इस पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, फसल इस पे उग सकती है, बढ़िया जमीन है, बढ़िया जमीन है, 1 करोड़ रुपए की जमीन है। कोई ने तुम्हें ऑफर दिया कि इस जमीन को खरीद लो, 1 करोड़ रुपए की जमीन है। कोई आदमी आया, लेट्स से मैं आई तुम्हारे पास और मैंने तुम्हें बोला इस जमीन को खरीद लो, 1 करोड़ रुपए की जमीन है और उसपे बहुत ज्यादा अच्छी फसल उगती है, एकदम मस्त क्या बोलते हैं, फर्टाइल लैंड है, मैं तुमको बोल रही हूं आके, और तुम क्या बोल रहे हो? नहीं 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 चाहिए। तो कोई अग्रीमेंट बना क्या? नहीं। मतलब अग्रीमेंट कब बनता है बेटा? जब दो आदमी एक तरह से सोचते हैं। मतलब अग्रीमेंट के लिए, अब सारे बच्चे सुनना, मैडम अग्रीमेंट के लिए, अग्रीमेंट बनने के लिए दो आदमी अगर अग्रीमेंट में एंटर कर रहे हैं तो दोनों का माइंड सेम तरीके से सोचना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड होना चाहिए, मीटिंग ऑफ माइंड। अगर मैं सरल शब्दों में बोलूं ना, अग्रीमेंट कब बनेगा बेटा? जब दो आदमी एक तरह से सोचेंगे तभी तो अग्रीमेंट बनेगा। मैंने तुमको ऑफर दिया कि यार जमीन ले ले, अब तुम मेरे ऑफर को ठुकरा रहे हो, नहीं चाहिए जमीन, मेरे को नहीं करना एग्रीकल्चर, तो हमारा दिमाग मिला क्या? हमारा दिमाग एक जगह पे सेम टाइम पे, हमारा दिमाग सेम टाइम पे सेम थिंग को लेकर सेम तरीके से नहीं सोच रहा। मैं सोच रही हूं कि तुम्हें लैंड की जरूरत है, तुमको जरूरत ही नहीं है, तो कोई अग्रीमेंट बनेगा ही नहीं। तो कहता है अग्रीमेंट बनने के लिए एक आदमी को, जो दो लोग आपस में अग्रीमेंट एंटर कर रहे हैं, उनको एक तरह से सोचना जरूरी है, उनका दिमाग मिलना चाहिए, मीटिंग होनी चाहिए दिमाग की, मतलब दोनों सेम चीज पे सेम तरीके से सेम पर्पस के साथ सोचने चाहिए, तभी तो अग्रीमेंट बनेगा, नहीं तो फिर काय का अग्रीमेंट मैडम? ओके वेरी गुड। तो अच्छा चलिए, जब दोनों पार्टी का एक्सेप्टेंस हो जाएगा तब अग्रीमेंट होगा। देखो एक आदमी ऑफर देता है, मैं तो बोल ही रही हूं कि लैंड खरीद लो, तुमको ऑफर को एक्सेप्ट करना पड़ा, अगर तुम ऑफर को एक्सेप्ट करोगे तो अग्रीमेंट बनेगा। मतलब एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगा, तो क्या बनेगा? अग्रीमेंट बनेगा। तो मुझे बताओ बेटा जी, सारे छोटे छोटे बच्चे लोगों, मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैडम अग्रीमेंट, वेरी वेरी गुड। एंड दूसरा क्या है? अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। अभी ये मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या होता है। तो मैडम ये जो अग्रीमेंट की आप बात कर रही हो, अग्रीमेंट मतलब एक तरह से प्रॉमिस, प्रॉमिस, अग्रीमेंट मतलब एक तरीके से प्रॉमिस या बहुत सारी प्रॉमिसेस। और प्रॉमिस कैसे बनती है? जब एक आदमी ऑफर देता है, दैट मीन्स एक आदमी प्रपोजल देता है, एक आदमी प्रपोजल देता है और दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है? अग्रीमेंट बन जाता है। ठीक है, ओके चलो, ओके मतलब दो आदमी सेम तरीके से सेम चीज पे सेम पर्पस के साथ सोचे तो क्या हो गया? अग्रीमेंट बन गया। ठीक है, अब मुझे बताओ ये क्या होता है? सेलिंग ऑफ लैंड इज अग्रीमेंट। रुक जाओ अमृता बेटा, अभी आपने कुछ समझा नहीं है। अगर मैं तुमको जमीन बेचने का, हम क्या बात कर रहे हैं? हम कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। अमृता दास, अगर मैं तुम्हें जमीन बेचने का ऑफर दे रही हूं, तुम उसे एक्सेप्ट कर रही हो, तो हमारे बीच में क्या बना अमृता? हमारे बीच में अग्रीमेंट बना, राइट? ठीक है, अब आगे अभी हम बात करेंगे एनफोर्सिएबल बाय लॉ की। मैडम ये क्या होता है? अभी तक तुमने पूरा कॉन्ट्रैक्ट समझा नहीं है, अभी तक तुमने सिर्फ ये समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोग आपस में अग्री करने पड़े, एक आदमी ऑफर दे, दूसरा आदमी ऑफर को एक्सेप्ट कर ले, तो बन गया अग्रीमेंट। ठीक है, हम दोनों ने आपस में सहमति दे दी, पर इट शुड बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मैडम एनफोर्सिएबल बाय लॉ मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एनफोर्सिएबल बाय लॉ? मतलब लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना, लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना। मतलब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें जमीन के कागज दे दिए और तुम मुझे अगर पैसे ना दो, तो मैं क्या तुम्हें कोर्ट में घसीट के लेकर जा सकती हूं क्या? हाँ या ना में जवाब देना। अगर मैंने तुम्हें लेट्स से
लैंड के कागज दे दिए, लेकिन तुम मुझे अब पैसे नहीं दे रहे, तो क्या क्या मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के लेके जाऊंगी कि देखो मैंने इसको अपनी इसके नाम पे मेरी जमीन कर दी, लेकिन ये आदमी मुझे पैसे नहीं दे रहा। तो मुझे बताओ लीगल ऑब्लिगेशन मतलब क्या, कि अगर तुम इस अग्रीमेंट को पूरा ना करो तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जा सकूं। दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना, मतलब लीगली आपको वो काम करना ही पड़ेगा। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, मतलब अगर उस अग्रीमेंट को आपने पूरा नहीं किया ना तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी। तो मुझे बताओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, मतलब जिन अग्रीमेंट्स को आपने पूरा नहीं किया, अगर तुमने लैंड का पैसा मुझे नहीं दिया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊंगी। दैट इज लीगल ऑब्लिगेशंस का क्रिएट होना। तो मुझे बताओ कॉन्ट्रैक्ट मतलब मैंने तुम्हें बोला कि तुम मेरी जमीन ले लो 1 करोड़ रुपए की, तुमने बोला ठीक है मैडम ले लेंगे, अब हमने अग्रीमेंट में एंटर कर लिया। अब ये अग्रीमेंट क्या है, एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब कल चलकर अगर तुमने जमीन के पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी कॉलर पकड़ूंगी और तुमको लेके जाऊंगी कोर्ट के अंदर की दे पैसे दे निकाल। दैट इज लीगल ऑब्लिगेशन का क्रिएट होना, इसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। इसे क्या कहते हैं बेटा, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके। अब सारे बच्चे मेरे साथ एक बात सुनेंगे बेटा, सारे बच्चे ध्यान से सुनना। देखो अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, अग्रीमेंट है ना बेटा एक बहुत बड़ा वर्ड होता है। ठीक है, कुछ ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, मतलब कल चलकर अगर तुमने ये अग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जाऊं। तो ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। ऐसे अग्रीमेंट होते हैं क्या जो कोई लीगल जो नो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, नो लीगल ऑब्लिगेशन। यस, 2 तरीके के ऐसे अग्रीमेंट होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। जैसे सारे बच्चे सुनना, अग्रीमेंट ऑफ सोशल मैटर्स, सोशल मैटर वाले, एंड डोमेस्टिक अग्रीमेंट। मैडम ये क्या है भैया, ये क्या नई बात बोल दी आपने, बताती हूं, टेंशन क्यों लेते हो। अच्छा सारे बच्चे, ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, मतलब अगर तुमने ये अग्रीमेंट पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जा सकूं, उन्हें कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। पर ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं बेटा जो कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, जैसे अग्रीमेंट ऑफ सोशल मैटर्स। मतलब मैंने तुमको बोला कि चलो बच्चों कल अपने ना लेट्स से मैंने बोला कल तुमको ना मैं इस कॉफी शॉप में मिलूंगी और अपने मिल के सारे कॉफी पियेंगे। तुम लोग तो पहुंच गए, मैं नहीं आई, तो क्या तुम मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाओगे। अब देखो अग्रीमेंट हुआ था, तुमने मुझे बोला मैडम कॉफी पे चलोगी, मैडम चलो अपने पूरे बैच को कॉफी पे लेके चलते हैं, अपने बैठ के स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। मैंने बोला ठीक है बेटा, तुमने मुझे ऑफर दिया। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट मतलब होता है ऑफर। एक आदमी प्रपोजल देता है और दूसरा आदमी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेता है, तो क्या बन जाता है, अग्रीमेंट। अग्रीमेंट मतलब क्या, आपने अभी अभी पढ़ा, अग्रीमेंट मतलब एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो बन गया अग्रीमेंट। मतलब ये हो गया प्रॉमिस, और प्रॉमिस मतलब क्या होता है, अग्रीमेंट। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, तुम आए, तुमने बोला मैडम चलो अपने सब है ना कॉफी पे चलेंगे, पूरा बैच कॉफी पे चलेगा। मैंने बोला ठीक है, तुमने प्रपोजल दिया, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, हमारा दिमाग सेम तरह से सोच रहा है, मीटिंग ऑफ माइंड हो गया, हाँ, तो अग्रीमेंट बन गया, हाँ। लेकिन मुझे बताओ मैं ही नहीं आई कॉफी पीने, मैं ही नहीं आई, तुम लोग तो सारे पहुंच गए, मैं नहीं आई, तो तुम मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाओगे क्या, मैडम ने कहा था कॉफी पिलाएगी पर कॉफी नहीं पिलाया इसको, अब इसको कोर्ट में घसीटेंगे हम लोग, कर सकते हो क्या, नहीं। ये अग्रीमेंट सोशल मैटर्स को लेकर है। अब जैसे मैंने तुम लोग को बोला चलो बच्चों मैं तुम्हें लंच करवाऊंगी, ठीक है, मैंने तुम्हें मान लो प्रपोजल दिया, लंच पे चलो सारे बच्चे, तुमने सबने एक्सेप्ट कर लिया, तुमने बोला हाँ मैडम लंच पे हमारी कोई क्लास नहीं होती, चलो आपके साथ लंच पे चलते हैं, पर मैं ही नहीं आई, तो क्या तुम मुझे कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हो, नहीं। ये अग्रीमेंट सोशल मैटर वाले हैं, मतलब कॉफी पे जाना, चाय पे जाना, डिनर पे जाना, मूवी देखने जाना। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सारे बच्चे मैंने तुम्हें बोला चलो बच्चों मेरे घर पे आओ ब्रेकफास्ट के लिए, सारे बच्चे मेरे घर पे ब्रेकफास्ट के लिए आएंगे, ठीक है, लेकिन मैं ही घर पे ताला लगा के कहीं चली गई, तो मैंने तुम्हें प्रपोजल दिया था ब्रेकफास्ट पे आने का, हाँ, तुमने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया था, हाँ, अग्रीमेंट तो बन गया था मैडम, पर ये सोशल मैटर का अग्रीमेंट है बेटा, मैं नहीं घर पे ताला लगा के चली गई तो तुम मेरे को कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हो, नहीं, ये सोशल मैटर वाले अग्रीमेंट है।
अच्छा अब एक बात बताओ, लेट्स से माधव की शादी हो रही थी, माधव की शादी हो रही है, माधव ने मेरे को इनविटेशन कार्ड भेजा और बोला मैडम आओगी क्या, आना पड़ेगा आपको, शादी में है, मैं सीए बन गया हूं, माधव लेट्स से सीए बन गया, माधव बिल्कुल सीए बन गया है और उसकी अब शादी हो रही है, एकदम बढ़िया तरीके से शादी हो रही है, माधव ने मुझे कार्ड भेजा, मतलब मुझे प्रपोजल भेजा, मैडम आना शादी में, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, आऊंगी बिल्कुल आऊंगी। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं अगर शादी में नहीं गई तो क्या माधव मेरे पे कोर्ट केस कर देगा क्या, मैडम के लिए मैंने एक रूम बुक किया था, मैडम आई नहीं, हाँ ये देखो मैडम ने अग्रीमेंट तोड़ा है, अब मैं मैडम को कोर्ट में लेके जाऊंगा, नहीं बेटा, ये सोशल मैटर्स वाले अग्रीमेंट है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, मतलब तुम इनको पूरा ना भी करो तो कोई तुमको कोर्ट में घसीट के नहीं ले जा सकता। अच्छा ठीक है मैडम, ओके, अच्छा तो मैडम मतलब ये सोशल मैटर्स वाले अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, नक्को रे नक्को। अच्छा दूसरी चीज, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, मतलब हस्बैंड वाइफ के बीच का जो अग्रीमेंट होता है। अब मुझे एक बात बताओ, हस्बैंड ने बोला कि मैं तुमको हर महीने 10,000 रुपए दूंगा, वाइफ को बोला, ठीक है, हस्बैंड ने वाइफ को बोला कि मैं हर महीने तेरे को 10,000 रुपए दूंगा। अब कुछ महीने अगर मान लो हस्बैंड 10,000 रुपए नहीं दे रहा तो वाइफ क्या उसको कोर्ट केस कर देगी क्या, ये मेरे को बोला था 10,000 रुपए देगा लेकिन नहीं देता, तो मुझे बताओ हस्बैंड वाइफ के बीच के जो अग्रीमेंट्स होते हैं ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं क्या, डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स। पापा ने लेट से तुम्हें बोला, पापा ने बोला कि ये ले पॉकेट मनी, तेरे को हर महीने 1,000 रुपए की पॉकेट मनी दूंगा, अब पापा नहीं देते तो पापा को कोर्ट में घसीट के लेके जाओगे क्या, ये सारे डोमेस्टिक अग्रीमेंट्स हैं। तो डोमेस्टिक मतलब क्या हो गया, जैसे लेट से हस्बैंड वाइफ के बीच का जो अग्रीमेंट, हस्बैंड ने बोला मैं सब्जी लाता हूं, ठीक है, मैं सब्जी लाने का काम मेरा है, अब वो सब्जी नहीं लाता तो तुम कोर्ट में लेके जाओगे क्या उसको, नहीं मैडम, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। तो बेटा जी सुनो, अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, अग्रीमेंट एक वाइड वर्ड है, जो अग्रीमेंट्स लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करते हैं, जिन अग्रीमेंट्स को पूरा ना होने पर आप लोगों को कोर्ट में घसीट के ले जा सकते हो, उसे तो हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसे भी अग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, जैसे सोशल मैटर्स वाले अग्रीमेंट, जैसे डोमेस्टिक अग्रीमेंट। अब ये सारे अग्रीमेंट्स किसी भी तरीके का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं। ओके मैडम, समझा क्या, ओके मैडम समझ गए, वेरी वेरी गुड। तो इधर आइएगा, अब देखो आपने अग्रीमेंट तो पढ़ लिया था, अग्रीमेंट मतलब क्या होता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस मतलब जिस आदमी को तुमने प्रपोजल दिया वो आदमी अगर अपनी सहमति दे दे, असेंट दे दे, तो मतलब प्रपोजल एक्सेप्ट हो गया और क्या बन गई, प्रॉमिस। तो अग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस, प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस जिसमें एक दूसरे का कंसिडरेशन है, क्या तुमको पेन मिल रहा है, मुझे पैसे मिल रहे हैं, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस में हर दोनों आदमियों को कुछ कुछ मिल रहा है, तुमको पेन मुझे पैसे। अच्छा अब सारे बच्चे इधर आइएगा, एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब क्या, अभी अभी मैंने तुम्हें बताया, कहता है ऐसे अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करे, मतलब लीगल ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करे, मतलब अगर पूरे नहीं होंगे तो सामने वाला तुम्हें कोर्ट में घसीट के ले जा सके। कहता है अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कब बनेंगे, जब अग्रीमेंट्स में लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाए, अग्रीमेंट्स जिसमें लीगल ऑब्लिगेशन हो वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स। ओके अच्छा जी मैडम समझ गए। तो मैडम ऊपर वाली बातों से हमने ये समझा कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब एक आदमी प्रपोजल देगा, दूसरा आदमी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, तो एक्सेप्टेड प्रपोजल। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ मतलब जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। तो कहता है ऑन एलैबोरेटिंग द अबव टू कॉन्सेप्ट्स, कहता है जितना भी तुम पढ़कर आए हो तो अब तक तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक होता है अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब हो गया प्रॉमिस या रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। प्रॉमिस कब बनती है, जब आपका प्रपोजल कोई एक्सेप्ट कर लेता है तो प्रॉमिस बन जाती है। फर्दर अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो, मतलब ऐसे अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे वो बन जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, ओके ओके। कहता है पार्टीज का ना, दोनों पार्टीज का राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाता है, मतलब अगर मेरे को तुम्हें जमीन बेचनी है तो मेरा ये ऑब्लिगेशन है कि मुझे जमीन के पेपर तुम्हें देने पड़ेंगे और मेरा राइट है कि मुझे तुमसे 20,000 रुपए मिलेंगे। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट के अंदर राइट्स ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। मेरा राइट है कि मुझे पैसे मिलेंगे और मेरा ऑब्लिगेशन है कि मुझे तुम्हें जमीन देनी पड़ेगी। तुम्हारा राइट है कि तुम्हें जमीन मिलेगा और तुम्हारा ऑब्लिगेशन है कि तुम मुझे पैसे दोगे। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट गिव्स राइज टू राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस। जो राइट्स ऑब्लिगेशंस अगर पूरे नहीं हुए तो आप कोर्ट का दरवाजा जाके खटखटा सकते हो। तो बेसिकली अभी मुझे बता दो, सभी बच्चों को क्लियर हुआ क्या? अभी कुछ एग्जाम्पल्स भी हम पढ़ेंगे, काफी सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। मेरे को एक बात बताओ, यहां तक सबको क्लियर है?
अब आपको समझेगा बेटा, मैडम कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट, अग्रीमेंट मतलब एक आदमी ऑफर देगा, दूसरा आदमी ऑफर एक्सेप्ट कर लेगा, तो बन गया अग्रीमेंट। ऐसा अग्रीमेंट जो पूरा ना हो तो आप कोर्ट में किसी को घसीट के ले जा सको, उसे कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, है ना जी? ओके बच्चों, बच्चों समझा गया? सारे बच्चे जवाब दे देंगे मेरे को, फटाफट जवाब चाहिए एकदम, जल्दी जल्दी, छीटो छीटो, चलो। समझा? क्लियर है मैडम? ओके बेटा, वेरी गुड बेटा। अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। अब सुनो एग्जाम्पल देखना, देखो, ए अग्रीज विद बी टू सेल कार फॉर ₹2 लाख। ए ने अग्री किया, ए ने बोला, ए के पास एक गाड़ी थी, है ना? ए ने बोला ठीक है बी, मैं तेरे को अपनी गाड़ी क्या कर दूंगा, सेल कर दूंगा, कितने में? 2 लाख रुपए में। ए ने बोला बी, मैं अपनी गाड़ी तेरे को बेचूंगा 2 लाख रुपए में, ठीक है? तो मुझे बताओ ए के अंडर ऑब्लिगेशन क्या है? ए का ऑब्लिगेशन ये है कि ए को अपनी कार किसको देनी पड़ेगी? बी को देनी पड़ेगी। और बी का राइट क्या है? कि उसे कार मिले। और बी को कितने रुपए देने पड़ेंगे बदले में? बी का ऑब्लिगेशन है कि बी को 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बी इज अंडर द ऑब्लिगेशन टू पे 2 लाख। ए का राइट है कि उसे क्या मिलेगा? 2 लाख रुपए मिलेगा। तो मुझे बताओ ए का राइट क्या है? ए का राइट है कि उसे 2 लाख रुपए मिलेंगे, और ए का ऑब्लिगेशन क्या है? कि उसे कार देनी पड़ेगी। वैसे ही बी का राइट क्या है बेटा? कि उसे कार रिसीव होगी, और उसका ऑब्लिगेशन क्या है? कि उसे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मतलब कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। दोनों पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो जाते हैं। कॉन्ट्रैक्ट में दोनों पार्टीज के पास कुछ राइट्स और कुछ ऑब्लिगेशंस आ जाते हैं, ठीक है? अब तुम मुझे एक बात बताना, एक मिनट बच्चों, चार्ज पे लगाना पड़ेगा, 1 मिनट रुकेंगे। ओके, सभी बच्चे मेरे को बात बताएंगे। क्या मैडम, क्या बात? सारे बच्चे मेरे को बताओ। फादर ने प्रॉमिस किया सन को कि वो पॉकेट मनी देंगे 500 रुपए पर महीना की, ठीक है? फादर ने क्या बोला है? बेटा तेरे को मैं 500 रुपए पॉकेट मनी दूंगा हर महीने, बट बाद में देने से मना कर दिया। तो अब मुझे बताओ, सन कैनॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ। सन क्या उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जाके, कोर्ट का दरवाजा खटखटा के क्या पैसे ले सकता है क्या? सन ऐसा कह सकता है क्या कि पापा ने मुझे प्रॉमिस किया था, पापा ने मुझे ऑफर दिया था कि मैं तुझे 500 रुपए पर महीने दूंगा, मैंने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया था, अब पापा मुझे 500 रुपए नहीं दे रहे, तो अब मैं, ये तो देखो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हमारे बीच में, और देखो अब लीगल ऑब्लिगेशन, मैं कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता हूं क्या? नहीं। ये ऐसा अग्रीमेंट है। कैसा अग्रीमेंट है? ये सोशल अग्रीमेंट है। सोशल अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशंस क्रिएट नहीं करते। दिस इज नॉट क्रिएटेड टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप्स। कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ, हेंस ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। सोशल अग्रीमेंट्स तो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट माने नहीं जाते, ठीक है? इधर आइएगा, इधर आइएगा, ये एग्जाम्पल पढ़िएगा। वाइफ एंड चिल्ड्रन, एन ऑब्लिगेशन टू मेंटेन वाइफ एंड चिल्ड्रन। हस्बैंड ने बोला कि मैं बीवी को, बच्चों को इतना पैसा दूंगा, ठीक है? अब मेरे को एक बात बताओ, जो मैंने बोला था आपको डोमेस्टिक अग्रीमेंट, लेट्स से उसने बोला कि मैं तुमको पैसे दूंगा। मेरे को एक बात बताओ, हस्बैंड वाइफ के बीच में मान लो कॉन्ट्रैक्ट हुआ, हस्बैंड ने बोला कि मैं तेरे को 2000 रुपए पर महीने दूंगा, लेकिन अब नहीं देता, तो ये डोमेस्टिक अग्रीमेंट हो गया। डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता। पर मान लो अगर डिवोर्स वगैरह हो रहा था और कोर्ट ने ऑर्डर दिया, लेट्स से हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है और कोर्ट ने हस्बैंड को बोला कि तुम्हें अपने बच्चों को और बीवी को हर महीने 20,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो फिर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है क्या? फिर होता है। देखो, अगर कोर्ट ने, लेट्स से हस्बैंड वाइफ का डिवोर्स हो रहा है और कोर्ट ने ऑर्डर पास किया है और कोर्ट ने बोला है कि हस्बैंड तुमको अपने बीवी बच्चों को 20,000 रुपए पर महीने देने पड़ेंगे, तो फिर देने पड़ेंगे क्या? फिर वो कॉन्ट्रैक्ट है क्या? हाँ, क्योंकि वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है। क्योंकि आप नहीं दोगे तो बीवी बच्चे कोर्ट में जाके आपकी अर्जी आपके अगेंस्ट लगा सकते हैं, ठीक है? ओके मैडम, तो मैडम हमें समझ गया। तो अब मैडम हम एकदम तैयार हो चुके हैं अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क समझने के लिए। बेटा जी, अब तो मैं तुमको नहीं भी समझाऊं ना तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या? देखो, सबसे पहले अग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है, मैंने आपको बताया था।
ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं, ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं जो नहीं करते, जैसे सोशल अग्रीमेंट्स। कहता है ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, उन्हें कॉन्ट्रैक्ट्स कहते हैं। और ऐसे अग्रीमेंट्स भी होते हैं जो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करते, जैसे सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट। सोशल हो गया, डोमेस्टिक हो गया, है ना, ओके। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट नैरोअर सेंस में है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या हो गया? ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगली एनफोर्सिएबल हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट्स दैट आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे अग्रीमेंट्स जो लीगली एनफोर्सिएबल हो। अग्रीमेंट्स एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन अग्रीमेंट क्या होता है? प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस। एक आदमी ने ऑफर दिया, दूसरे ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के पास कुछ ना कुछ चीज आएगी, दैट इज दोनों को कुछ ना कुछ चीज मिलेगी। मेरे को फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर मतलब तुमको पेन मिलेगा, मुझे 20,000 रुपए मिलेंगे। तो अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या सेट ऑफ प्रोमिसेस, फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। पर कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ हो। अग्रीमेंट एक बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि अग्रीमेंट में लीगल ऑब्लिगेशंस भी क्रिएट होते हैं, कभी कभी, कभी नहीं भी होते, जैसे सोशल अग्रीमेंट। पर कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। ठीक है, अब कहता है देखो, अग्रीमेंट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। कहता है अग्रीमेंट्स ऐसे भी हो सकते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट ना करे, जैसे सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेंगे। हमेशा आपस में पार्टीज के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होएगी। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। तो अब मुझे बताओ, ये कहना सही रहेगा क्या? कहता है एन अग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टीज। जैसे सोशल अग्रीमेंट है, मैं नहीं आई तो नहीं आई, तुमने मुझे कॉफी पे बुलाया, मैं नहीं आई तो मैं नहीं आई, तो मैंने तुमको हालांकि सहमति दे दी थी, अग्रीमेंट बन गया था, पर मैं नहीं आई, तो क्या तुम्हारे पास कोई राइट है क्या कि तुम मुझे कोर्ट में घसीट के ले जाओगे? कहता नहीं, जरूरी नहीं है अग्रीमेंट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे, पर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करेगा। हमेशा पार्टीज के पास राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस होंगे। अच्छा, तो कहता है ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ऑल अग्रीमेंट्स, आपने अभी अभी देखा, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। कुछ सोशल अग्रीमेंट भी होते हैं, डोमेस्टिक अग्रीमेंट भी होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, क्योंकि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं हो रहा। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, पर सारे कॉन्ट्रैक्ट्स तो अग्रीमेंट है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर बेसिक चीज अग्रीमेंट होना जरूरी। आपस में दोनों आदमियों का दिमाग सही जगह पे मिलना जरूरी है। अगर हम दोनों ही सहमति नहीं देते तो काय का अग्रीमेंट, तो काय का कॉन्ट्रैक्ट? तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट के लिए अग्रीमेंट होना जरूरी है। तो अब मेरे को एक बात बता दो, अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सारे कॉन्ट्रैक्ट जरूर अग्रीमेंट्स हैं। सारे बच्चे मुझे बताएंगे इन चारों डिफरेंस में से आपको किसी भी पॉइंट में कोई दिक्कत आई? जल्दी जल्दी बता दो बेटा, जल्दी जल्दी, कम ऑन। जल्दी जल्दी बताएंगे। एनीबडी एनी डाउट बेटा? तो मैडम कॉन्ट्रैक्ट मतलब, बेटा तुम लोग को ना ऐसे ऊपर ऊपर बुक की लैंग्वेज में मत समझो, एकदम डीपली जाके समझो कि ये बोलने का क्या बात है। बोलने की सिर्फ इतनी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट मतलब दो लोगों का पहले आपस में अग्री करना जरूरी है ना। मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट मतलब बुकिश लैंग्वेज में मत जाओ, बुक की लैंग्वेज में मत जाओ, बुक की लैंग्वेज में मत जाओ, तुम समझो कि ये असेंस क्या है, मतलब क्या बोलना चाह रहा है। बेटा कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए आपस में अग्रीमेंट होना जरूरी है, मतलब दोनों पार्टीज की सहमति जरूरी है ना। दोनों पार्टीज का सेम चीज पे सेम तरीके से अग्री करना जरूरी है, तभी तो कॉन्ट्रैक्ट एंटर होगा। और ऐसा अग्रीमेंट जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे उसे हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, सारे बच्चे समझे हैं? बढ़िया है, सब बढ़िया है। वेरी वेरी गुड। Everybody understood? वेरी वेरी नाइस। देखो आपके बुक के अंदर बेटा सब बना हुआ है। आपके बुक में ना मैंने समरी भी दी हुई है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये समरी है। सिनॉप्सिस मतलब समरी भी डाली हुई है मैंने हर चीज की। अग्रीमेंट मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट मतलब प्रॉमिस या फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। प्रॉमिस क्या है, ये सब मैंने आपके समरी में डाला हुआ है। वापस से अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच का फर्क भी डाला हुआ है।
ये वाइडर है, ये हमेशा लीगल ऑब्लिगेशन करता है, ये नहीं क्रिएट करता है, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट हैं, सारे अग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, सारे कॉन्ट्रैक्ट्स अग्रीमेंट है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस आएगा, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज अग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट मतलब अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। सभी बच्चों को समझा बेटा, ये वाइडर है, ये नैरोअर है, एवरीबडी सबको आई होप समझ गया है। ठीक है, चलो अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। अभी तो बेटा आपने सिर्फ ये पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्ड क्या है, दो लोग आपस में अग्री करने चाहिए और अगर लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट हो रही है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीजें होती है। ये सारी चीजें जो एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैंने तुम्हें ऑफर दिया, तुमने एक्सेप्ट कर लिया, बन गया कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे एसेंशियल्स होते हैं बेटा, जिनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। ये सारे यहाँ पे जो दिए हुए हैं ना, इनको एक एक करके अपने क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। एक एक चीज को वी आर गोइंग टू डिस्कस जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ओके, एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले यहां से पढ़ेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट को क्रिएट करने के लिए ये चीजों को सबसे पहले हम पढ़ते हैं। ये जो 6 चीजें हैं इन्हें एक एक करके पहले हम पढ़ेंगे। कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए सबसे पहले 2 पार्टीज का होना जरूरी है। मेरे को एक बात बताओ, मैं अपने साथ ही कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकती हूँ क्या? सारे बच्चे बताना। मैं खुद ही को सामान बेच सकती हूँ क्या? खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती हूँ क्या? मैं एक हाथ से कह रही हूँ क्या तुम ये जमीन खरीदना चाहते हो, और मैं दूसरे हाथ से कह रही हूँ हाँ मैं खरीदना चाहता हूँ, ऐसा हो सकता है क्या? कहता देखो भाई, एक आदमी खुद ही के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। कहता है कॉन्ट्रैक्ट में 2 लोगों का तो होना जरूरी है। कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए, एक अच्छा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। एक पार्टी जो ऑफर देगी और दूसरी पार्टी जो ऑफर को एक्सेप्ट करेगी। मैं तुमको कह रही हूं ये पेन खरीद लो, तो मैं ऑफर दे रही हूं और तुम ऑफर को एक्सेप्ट कर रहे हो, तो हम दोनों क्या हो गए, 2 पार्टीज हो गए। तो कहता है एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ओके, कहता है देखो अ कॉन्ट्रैक्ट मे बी मेड बाय नेचुरल पर्सन एंड बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस। कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है 2 नेचुरल लोग आपस में एंटर कर रहे हो, जैसे आप और मैं नेचुरल लोग हैं, आंख से देखने वाले, कान से सुनने वाले, हाथ से लिखने वाले, पैर से चलने वाले, हम नेचुरल लोग हैं। कहता है कॉन्ट्रैक्ट नेचुरल आदमी भी एंटर कर सकते हैं या बाय अदर पर्सन हैविंग लीगल एग्जिस्टेंस, मतलब जो कि नेचुरल आदमी नहीं है लेकिन लॉ उनको आदमी मानता है, जैसे कंपनीज, यूनिवर्सिटीज। अब ये क्या है, नेचुरल कंपनी को नेचुरल, रिलायंस कोई चलता चलता नेचुरल आदमी है क्या? टाटा मोटर्स कोई चलता चलता नेचुरल आदमी है क्या? नहीं, लॉ के क्रिएट किए हुए आदमी है ये लोग। लॉ इन्हें आदमी मानता है, लॉ की नजरों में ये लोग आदमी है। हम जब कंपनीज एक्ट पढ़ेंगे, आप लोग को मैंने ऑलरेडी कंपनीज एक्ट प्रोवाइड किया है, आप पढ़ोगे तो आपको समझेगा। मतलब लॉ की नजरों में कंपनी क्या है बेटा, एक आदमी है, पर वो आर्टिफिशियल आदमी है। हम नेचुरल आदमी है, कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल आदमी। तो कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कोई भी एंटर कर सकता है, नेचुरल आदमी भी एंटर कर सकता है, लॉ का क्रिएट किया हुआ आदमी भी कर सकता है, जैसे कंपनीज। अब मुझे एक बात बताओ, रिलायंस एक कंपनी है, रिलायंस टाटा मोटर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकती है क्या? मुझे बताओ, रिलायंस और टाटा मोटर्स लेट्स से कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं क्या? लेट्स से रिलायंस अपनी बिल्डिंग टाटा मोटर्स को बेच रही है, टाटा मोटर्स खरीद लेगा क्या? हाँ, अब ये रिलायंस और टाटा मोटर्स क्या है बेटा, कंपनीज है, नेचुरल आदमी तो नहीं, आंख से देखने वाला थोड़ी है कोई रिलायंस, आर्टिफिशियल पर्सन है। तो कहता है 2 पार्टीज में कोई भी हो सकता है, नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। शोरा कंपनी, निरुपमा मैं फिर बात करती हूँ यार टीम से, ठीक है? ओके, किस किस को कंपनीज एक्ट दिख गया है अगर बताना। जिन बच्चों को कंपनीज एक्ट दिख गया है प्लीज मुझे बताएंगे। क्या सभी को नहीं दिखा है क्या दिक्कत आ रही है? एक बार वापस से चेक करवाना पड़ेगा। सारे बच्चे, कल जो मैंने आपको सोल्यूशन दिया था उससे भी नहीं दिखा क्या? मिल गया क्या? जिसको नहीं मिला वो मेरे को एक बार अलग से बताना, मैं उसको हेल्प कर दूंगी। ठीक है, आ जाओ बच्चों, चलिए एवरीबॉडी। दिख रहा है लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है देख लेंगे। ओके, आ जाओ बच्चों, ठीक है। अब सारे बच्चे दूसरी चीज पे आएंगे, एवरीबॉडी। तो सबसे पहली चीज क्या है,
सबसे पहली चीज क्या है बेटा? ओके कोई बात नहीं बेटा, उसको मैं डिस्कस करती हूँ टीम के साथ। आ जा बच्चों। ओके एवरीबडी ओके। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना जरूरी है क्या? हाँ मैडम, दो पार्टीज का होना जरूरी है। एक जैसे फॉर एग्जांपल अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, लेट से तुम कोई दुकान में गए सामान खरीदने के लिए, तो एक होता है दुकानदार जो सामान बेचता है, एक होते हो तुम जो सामान को खरीदते हो, तो दो पार्टीज हो गए ना। कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, जैसे मान लो तुम वॉशिंग मशीन खरीदने गए, तुम एसी खरीदने गए, तुम टीवी खरीदने गए, तुम कोई मशीन खरीदने गए, तुम कुछ भी खरीदने गए, जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रहे हो ना तुम। कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामने वाला तुम्हें कह रहा है ये वॉशिंग मशीन ले लो, और तुम कह रहे हो हाँ हाँ ले लूंगा, और अगर मान लो तुमने वॉशिंग मशीन ले ली पर पैसे नहीं दोगे तो वो तुम्हें कोर्ट में ले जाएगा। तो ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट्स है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल भी क्या है? जैसे तुम कोई चीज खरीदते हो जाके, लेट से तुमने जाके दुकान से एक एसी खरीद लिया, तो ये क्या एंटर किया तुमने? कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया, क्योंकि एक आदमी ने ऑफर दिया कि मुझे एसी खरीदना है, दूसरे वाले ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है ये एसी ले जाओ, तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया क्या? हाँ। तो कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज होती है, जैसे कहता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में भी दो पार्टीज है, एक सेलर है एक बायर है। कहता है सेलर एंड बायर दो लोग अलग अलग होने चाहिए। आप अपना सामान अपने आप को कैसे बेच सकते हो ना? ऑफ कोर्स मैडम, एक आदमी खुद का सामान खुद ही को बेच सकता है क्या? इस ऐसे ऊपर वाली पॉकेट से पैसा निकालेगा और नीचे वाली पॉकेट में डाल देगा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना मैडम, क्या बातें कर रही हो, ये तो बेसिक चीज है मैडम, इसको क्या समझाने की जरूरत है। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टीज का होना जरूरी है। इन अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज, वन गिविंग द ऑफर, द अदर पार्टी एक्सेप्टिंग द ऑफर। एवरीबडी ठीक है? सारे बच्चे मेरे को बता दो, सबको समझा गया? यस मैडम। चलिए इधर एक केस लॉ है, इधर एक केस लॉ है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे पर 2 मिनट में, एंड में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं करेंगे, अभी आपको ये समझेगा नहीं। ठीक है ओके सारे बच्चे चलो समझ लेते हैं। चलो अभी कुछ बच्चों ने यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हुआ है तो आप समझोगे। कहता देखो, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी, जिसने नहीं भी पढ़ा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है। स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस रमनलाल एस एंड कंपनी। मैडम ये केस लॉ याद रखना है क्या? नहीं, ये वाला याद नहीं रखना। जो जो इंपॉर्टेंट केस लॉज होंगे मैं आपको मार्क करवा दूंगी, बता दूंगी कि बेटा जी ये इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लेना। तो ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आपको याद नहीं रखना है, एक बार पढ़कर छोड़ देना है। अच्छा मैडम इस केस लॉ में क्या हुआ? कहता देखो, व्हेन ऑन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक पार्टनरशिप फर्म थी, वो फर्म क्या हुई? डिसॉल्व हो गई। पार्टनरशिप फर्म लेट्स से ए बी सी डी 4 लोगों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म बनाई, अब वो फर्म क्या हो रही है? डिसॉल्व हो रही है। तो फर्म के जो एसेट्स हैं वो किस में डिवाइड हो रहे हैं? पार्टनर्स में डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लेट्स से फर्म में 4 पार्टनर्स है ए बी सी डी, इन लोगों ने मिलकर एक फर्म बना रखी है ए बी सी डी, फर्म का नाम है ए बी सी डी। अब ये फर्म बंद हो रही है, तो फिर क्या होगा? फर्म डिसॉल्व हो रही है मतलब फर्म बंद हो रही है, तो फर्म में जितने भी एसेट्स होंगे उनको बेचकर पैसा किसको दे दिया जाएगा? पार्टनर्स को दे दिया जाएगा। तो सेल्स टैक्स ऑफिसर आ गया और वो इस ट्रांजैक्शन पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहा है। मतलब सेल्स टैक्स ऑफिसर आके बोल रहा है कि फर्म जो तुम अपना एसेट बेच रहे हो और पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो, इसका मतलब तुमने क्या किया है? पार्टनर्स को सेल किया है और इस पे सेल्स टैक्स लगेगा। तो मुझे बताओ ये कोई ठीक बात है क्या? नहीं, क्योंकि इट वाज हेल्ड दैट इट वाज नॉट अ सेल। ये कोई पार्टनर्स को पैसे देना कोई सेल होता है क्या? पार्टनर्स को एसेट बेच के पैसे देना कोई सेल है क्या? नहीं, ये फर्म किसकी है? ये पार्टनर्स की ही है, ये एक ही आदमी है। ए बी सी डी और पार्टनर्स दोनों क्या है? एक ही आदमी है। पार्टनर्स बीइंग द जॉइंट ओनर ऑफ दोज एसेट्स, पार्टनर्स का ही एसेट है ये। तो अगर फर्म पार्टनर्स को पैसा दे रही है एसेट को बेच के, लेट्स से फर्म के पास बहुत बड़े बड़े मशीन्स है, अगर उसको बेच के अगर आप अपने पार्टनर्स को पैसा दे रहे हो, तो पार्टनर और फर्म दोनों एक ही तो आदमी है, पार्टनर की ही है ये फर्म। तो यहाँ पे कोई सेल नहीं हो रहा, आप पार्टनर को बेच नहीं रहे हो। तो बेसिकली ये क्या कह रहा है? पार्टनर और फर्म दोनों एक ही आदमी है। एक ही आदमी बायर और सेलर कैसे हो सकता है? तो यहाँ पे ये क्या कह रहा है? यहाँ पे एक सिंपल सी बात कह रहा है, कहता है दो पार्टीज का होना जरूरी है, एक बायर और एक सेलर। अगर फर्म अपने एसेट्स को बेचकर पैसा पार्टनर को दे रही है तो पार्टनर और फर्म दोनों एक ही है। आप ये नहीं कह सकते कि पार्टनर और फर्म के बीच में सेल और कुछ परचेज का ट्रांजैक्शन हो रहा है, नहीं, क्योंकि वो लोग दोनों क्या है? एक ही आदमी है। पार्टनर और फर्म दोनों क्या है? एक ही आदमी है। सभी बच्चों को समझा? इसको आप और डीपली समझेंगे एक्चुअली जब आप पार्टनरशिप एक्ट को पढ़ लेंगे। कुछ बच्चों ने हो सकता है अभी पार्टनरशिप एक्ट ना पढ़ा हो तो आपको ये कॉन्सेप्ट ना समझे, पर आगे जाओगे फ्यूचर में तो पार्टनरशिप एक्ट भी कवर होगा जिसमें आप इस बात को समझोगे। अभी कोई बात नहीं, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। ठीक है ओके चलिए मैम, आपके पुराना रिवीजन हो कहाँ गया आपके नोट से? बेटा ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है। प्रणाम बेटा, ऑलरेडी अल्टीमेट सीए के चैनल पे ही है, आप चेक कर सकते हो।
आ जाओ बच्चों, एवरीबडी, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। लास्ट चीज आज मेरे साथ आप पढ़ोगे ये। मेरे को एक बात बता दो, कहता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स में प्रणाम 4 यूनिट्स बाकी। बेटा आई थिंक प्रणाम आप मेरे अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनते नहीं हो, है ना? प्रणाम आप मेरे अनाउंसमेंट्स को बेटा ध्यान से सुनते नहीं हो, है ना? क्या कर रहे हो बेटा? हमने 3 यूनिट्स अभी किए और का रिवीजन अभी आएगा। आपको मैंने ऑलरेडी अनाउंसमेंट्स में बता दिया है बेटा। प्लीज अनाउंसमेंट्स को ध्यान से सुनो बच्चों। चलो, पार्टीज मस्ट इंटेंड टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। मतलब मेरे को एक बात बताएं बच्चों, पार्टीज आपस में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 पार्टीज का होना जरूरी है। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होना पड़ा क्या? हाँ ना मैडम, लीगल ऑब्लिगेशन तो क्रिएट होना पड़ा। अब मेरे को पहले इस एग्जाम्पल को पढ़ना, इधर आना। एवरीबडी, husband agrees to pay his wife certain amount as maintenance every month। husband ने अग्री किया वाइफ को कि मैं तुझे हर महीने मेंटेनेंस दूंगा, जब मैं अब्रॉड हूंगा तो मैं तेरे को हर महीने क्या दूंगा? पैसे दूंगा, मेंटेनेंस दूंगा। अब हस्बैंड फेल्ड टू पे द प्रॉमिस्ड अमाउंट, हस्बैंड अब पैसे नहीं दे रहा, तो क्या हो गया? वाइफ सूड हिम फॉर द रिकवरी ऑफ द अमाउंट। वाइफ उसको कोर्ट में घसीट के ले गई। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये एक डोमेस्टिक अग्रीमेंट है? क्या ये एक सोशल अग्रीमेंट है? हस्बैंड ने बोला था मैं तेरे को पैसे दूंगा, लेकिन नहीं दिया, तो क्या वाइफ कोर्ट में उसको लेके जा सकती है क्या? नहीं, ये ऐसा अग्रीमेंट है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता। हियर इन दिस केस वाइफ कुड नॉट रिकवर, क्योंकि ये सोशल अग्रीमेंट है, पार्टीज के बीच में कोई भी लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। इस केस लॉ को आप याद रखिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट केस लॉ है। क्या? बैल्फर वर्सेस बैल्फर। ये क्या है बेटा? एक केस लॉ है। बैल्फर वर्सेस बैल्फर में क्या हुआ था? हस्बैंड ने अग्री किया था वाइफ को कि वो मंथली उसे मेंटेनेंस इतने रुपए की देगा। वो अब्रॉड चला गया, काम करने के लिए अब्रॉड चला गया हस्बैंड, और वाइफ को बोल के गया कि तुझे हर महीने इतना पैसा दूंगा रे, क्यों टेंशन लेती है, पर लेकिन नहीं दे रहा, तो वाइफ उसे कोर्ट में घसीट के लेकर गई। तो मेरे को एक बात बताओ, क्या ये एक ऐसा अग्रीमेंट है जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है? नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये सोशल अग्रीमेंट है। सोशल अग्रीमेंट लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते, कोर्ट में नहीं ले जा सकते। तो ये एक इंपॉर्टेंट केस लॉ है बेटा, बैल्फर वर्सेस बैल्फर का केस लॉ। इसको आप मार्क कर देंगे। बैल्फर वर्सेस बैल्फर में क्या हुआ? सोशल अग्रीमेंट है, ये कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर रहा। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है? एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या होता है बेटा? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसे अग्रीमेंट्स होते हैं जो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करे। जैसे जो सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं वो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नको करते हैं, जैसे बैल्फर वर्सेस बैल्फर में। ठीक है, अब इधर आइएगा, एक और चीज। लेखपाल एक आदमी है, उसने अपने बेटे को प्रॉमिस किया कि मैं तुझे 5 लाख रुपए दूंगा अगर तू सीए एग्जाम पास कर जाएगा तो। ठीक है, लेखपाल फादर है और उनके बेटे को उन्होंने प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 5 लाख रुपीस दूंगा अगर तुम सीए एग्जाम पास कर पाओ। पास करने के बाद सन ने बोला कि पैसा दो, 5 लाख रुपया दो। मुझे बताओ, फादर अगर नहीं देते तो क्या ये एक सोशल अग्रीमेंट है? क्या सन कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है क्या जाके? देखो पापा ने बोला था 5 लाख देंगे सीए एग्जाम क्लियर करने के बाद, मैंने क्लियर कर दिया। मुझे बताओ, सीए है, आपको पता होना चाहिए यार, बच्चे को पता होना चाहिए, ये सोशल अग्रीमेंट थे। सोशल अग्रीमेंट किसी भी तरीके का कोई लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करते हैं, तो ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है, आप कोर्ट में दरवाजा खटखटा नहीं सकते हो। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए 2 चीजें आपने पढ़ी। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए दोनों पार्टीज का होना, 2 पार्टीज का होना जरूरी है। देयर मस्ट बी 2 पार्टीज एंड देयर मस्ट बी एन इंटेंशन। पार्टीज का इंटेंशन होना चाहिए लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करने का। सोशल एंड डोमेस्टिक टाइप के अग्रीमेंट्स कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं होते, हेंस वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट, दे डू नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, हेंस दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जब दोनों पार्टीज का इंटेंशन हो लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट करने का, मतलब दोनों ने अगर अपने ऑब्लिगेशंस पूरे नहीं किए तो कोई भी दूसरा आदमी उसे कोर्ट में ले जा सके। सारे बच्चों को ये दोनों बात समझी गया? तो कहता है आपने वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की ये चीज पढ़ी, 2 पार्टीज का होना जरूरी है और इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का होना जरूरी है।
सारे बच्चे मुझे बताओ, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट की दो बातें आपने पढ़ी, दो पार्टीज का होना जरूरी है, एंड सोशल अग्रीमेंट, डोमेस्टिक अग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स एज दे डू नॉट क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसे अग्रीमेंट जो क्रिएट करे लीगल रिलेशनशिप। सबको समझा? हाँ जी, चलिए जी, एवरीबॉडी एवरीबॉडी, ये वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आज आपने पढ़ा ये बेसिक बात। एवरीडे क्लास का टाइम होगा 9:30 बजे। हमारी पहली 5 क्लासेस, सारे बच्चे सुन लीजिएगा बेटा, पहली 5 क्लासेस यूट्यूब पर होगी। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की फर्स्ट 5 क्लासेस, आज हमारी पहली क्लास है, और 4 क्लास हमारी यूट्यूब के ऊपर होने वाली है। उसके बाद हम ऐप के ऊपर फिर से शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्योंकि हमारा नया एक्ट चालू हुआ है और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने एग्जाम फाउंडेशन के या तो सितंबर में देना चाहते हैं या फिर जनवरी में देना चाहते हैं, तो पहली 5 क्लासेस ही डेमो क्लासेस होती है जो हमारी ऐप के ऊपर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की होगी। उसके बाद हम यूट्यूब पर होगी, उसके बाद हम ऐप पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो कोई भी बच्चा अगर अपने एग्जाम सितंबर में दे रहा है या अपने एग्जाम जनवरी में दे रहा है, तो आप बेशक अल्टीमेट सीए पे जाकर क्लासेस एनरोल कर सकते हो और हमारे साथ मिलकर पढ़ाई चालू कर सकते हैं और अपनी तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर आप ले जा सकते हो। ठीक है? और आपको मैं अगर बताऊं, अगर आपको क्लासेस लेना है बेटा, तो आप www.ultimatece.com पे जाएंगे, सीए फाउंडेशन में जाकर, या तो अगर आपको सिर्फ लॉ की क्लास लेनी है तो सिर्फ लॉ की ले लो, या पूरे के पूरे फाउंडेशन के सब्जेक्ट्स की क्लासेस ले सकते हो। हमारी टीम एकदम ब्रिलियंट टीम है जो बढ़िया तरीके से फाउंडेशन पढ़ाती है। आ जाओ, चलो अभी आपके साथ एक और बात डिस्कस की जाएगी। अभी मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, चलो इधर आ जाओगे। मेरे को एक थर्ड बात एक पढ़कर जाना, अदर फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद इन सर्टेन केसेस। इधर आओ, मुझे एक बात बताओ, जब भी आप किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट या तो होता है लिख के या होता है बोल के। मुझे बताओ, कॉन्ट्रैक्ट या तो मैंने तुमको बोल के बोला था कि ये पेन ले ले, बदले में 10,000 रुपए दे दे, तो ये तो बोल के कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया गया था। या कॉन्ट्रैक्ट लिखित में भी हो सकता है, रिटन में भी हो सकता है, हाँ राइटिंग में भी हो सकता है, बोलकर भी हो सकता है। मैम सोगा रिटन रिवीजन जब भी होगा इशिका आपको बता दिया जाएगा बेटा। आपको मैंने कल भी क्लास में बताया था, जब मैं लूंगी तो आपको अपडेट कर दूंगी। ठीक है, चलिए ओके। तो कहता है कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है बोलकर एंटर किया गया हो सकता है लिख के एंटर किया गया हो। ठीक है, चलो ये एक बेसिक बात थी, आगे बची हुई बात को हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। अभी लेकिन हम क्वेश्चंस को देखेंगे, रुक जाइएगा सारे बच्चे। चलो वही बच्चे बाड़ी, होमवर्क के लिए हो तैयार? अभी आज तो आपने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो ज्यादा होमवर्क आप, क्योंकि आज पहली क्लास है कॉन्ट्रैक्ट की, तो आपको ज्यादा होमवर्क तो नहीं मिलेगा क्योंकि आपने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन फिर भी चलो अभी आप, एक्चुअली मैं आपको बुक का क्वेश्चन नहीं दे सकती, लेकिन मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देती हूं, आप लोग इसे लिख कर आएंगे। आपकी नोटबुक में आपका होमवर्क है एक्सप्लेन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। एंड दूसरा सवाल, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट। ये आपका दूसरा सवाल हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड अग्रीमेंट एंड एक्सप्लेन द टर्म कॉन्ट्रैक्ट। ये दो आपके सवाल है। सभी बच्चों को समझा? ये आपका होमवर्क है जिसे आप करके लाएंगे। तो सभी बच्चे एक सेपरेट नोटबुक बनाकर इन दोनों होमवर्क्स को करेंगे। ठीक है, सक्षम मैम हमारी रिवीजन बेटा अभी वापस से चालू हो जाएगी। कौन सी तारीख से? 24, 25, आज 24 है, 25, 26 से 26। सक्षम आपको ऑलरेडी मैं टेस्ट सीरीज दे रही हूं ना, इसलिए आपके रिवीजन नहीं चल रहे। सक्षम आई होप आपने मेरी अनाउंसमेंट सुनी है। मैं आप लोगों के भी टेस्ट सीरीज ले रही हूं,
इसी के लिए मैं आप लोगों का वो नहीं ले रही हूँ, रिवीजन नहीं ले रही हूँ, क्योंकि अभी टेस्ट सीरीज चल रही है। कल ही आपकी कंपनीज एक्ट का टेस्ट सीरीज था, अभी 26 तारीख से फिर से हमारी यूनिट्स चालू हो जाएगी। चलो एवरीबडी ओके बेटा, चलिए आज की क्लास होती है यहीं पे खत्म। आई होप आपको बहुत ज्यादा मजा आया। ये 2 आपके होमवर्क हैं जो आप करके आएंगे, अच्छे से लिख कर लाएंगे। कल फिर से हम सेम टाइम पे मिलेंगे। कितने बजे मिलेंगे? 9:30 AM टुमारो। ओके जी, हाँ जी। और जो भी बच्चों ने अभी तक सीए फाउंडेशन के क्लासेस नहीं लिए हैं बेटा, आप अल्टीमेट सीए के वेबसाइट से जाके ले सकते हो। अगर आपको लॉ पढ़ना मुझसे पसंद है तो आप डेफिनेटली लॉ के क्लासेस लें, और आपके जो दोस्त सीए फाउंडेशन दे रहे हैं उनको भी इन क्लासेस के बारे में बताएं, ताकि उनको भी फायदा मिले, उनके भी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो। ठीक है, ओके मैम। जसमीत विनोद बेटा, अलग अलग एक्ट्स लगते हैं, हाँ अलग अलग एक्ट्स लागू होते हैं, कस्टम से भी होता है, फेस्टिवल पे बोनस एंड ऑल देना। जसमीत धीरे धीरे पढ़ो, अभी आज आपकी पहली क्लास है। जसमीत थोड़ी लंबी छलांग मार रहा है, रुक जा थोड़ा सा, 3-4 लेक्चर और देखना, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे बोनस को लेके अलग अलग एक्ट भी है, जैसे बोनस एक्ट है तो वो अलग एक्ट भी लागू होते हैं। ठीक है, चलिए ओके। चलो शिवम बेटा, आप कॉल ले सकते हैं बेटा। अगर आपका जून का एग्जाम है, जून 24 में आप देना चाह रहे हो, लेकिन अभी तक आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप ट्राई करो, अभी दिन है आपके पास, ट्राई करो कि सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अभी समय है, कर सकते हो। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय बेटा जी, बाय, हैव अ गुड डे, सी यू बेटा। मिलते हैं कल की क्लास में 9:30 AM टुमारो। रिवाइज करके आना और दोनों होमवर्क को करके आना, नहीं तो पिटाई खा जाओगे मेरे से। क्या खाओगे? पिटाई, अगर होमवर्क नहीं किया तो। चलिए लेक्चर को लाइक करना। बाय बाय बेटा, बाय, सी यू।